ब्राजील दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्रीज में से एक है। You can hear the gunshots. There was a surge in petty crime. ऐसा मैंने सुना था, बट इस बार जो मेरे साथ हुआ वो आज तक किसी भी कंट्री में नहीं हुआ था। जी हाँ, आई गॉट रॉब्ड इन ब्राजील। साउथ अमेरिका में मैंने कई सारी कंट्रीज घूमी हैं, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, चिले, पेरू और ब्राज़ील मैं पहले भी आया हूँ, करीब 14 साल पहले। बट इस बार मैं 14 दिनों के ट्रिप पर अपने पुराने फ्रेंड पॉल के साथ आया हुआ था और साओ पाउलो से एक अमेजिंग रोड ट्रिप करके रियो आया। रियो आकर हमने एक स्ट्रीट पार्टी के दौरान कुछ नए फीमेल फ्रेंड्स बनाए और हमारे एयरबीएनबी में लेट नाइट पार्टी करने का प्लान हुआ। हमें इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि नए नवेले फ्रेंड्स हमारे साथ क्या करने वाले थे। पार्टी के दौरान उन लोगों ने हमारे ड्रिंक्स में कुछ नशीली दवाएं मिला दी और हम जब अगले सुबह उठे तो हमें पता चला कि उन लोगों ने हमारा सारा सामान इंक्लूडिंग आवर लैपटॉप्स, आईफोन्स, गोप्रो, DJI पॉकेट कैमरा, हार्ड ड्राइव, क्रेडिट कार्ड्स, यहाँ तक कि हमारे कुछ कपड़े भी चोरी करके भाग गए। सब कुछ मिलाकर मुझे करीब 40 से 45 लाख रुपए का चूना लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बर्बाद हो गया है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इन सब में बस 2 बातें ही अच्छी थी कि मेरे पास सारे इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का इंश्योरेंस था, जिसकी वजह से मुझे मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन मिल गया, और दूसरा ये कि मुझे और पॉल को कोई भी जान का नुकसान या चोट वगैरह नहीं लगी, क्योंकि जान है तो जहान है। बट ये वीडियो इसके बारे में नहीं है, हाउ आई गॉट रॉब्ड इन ब्राजील। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आप मेरे इंग्लिश चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो इस बारे में है कि मेरा सारा सामान लूटने के बाद भी मैंने कैसे रिकवर किया और घूमा इस अमेजिंग सिटी रियो डी जेनेरो को, और आपको मैं एक एक करके सारी डिटेल्स बताऊंगा अबाउट द सिटी और ऑफ कोर्स वन ऑफ द 7 वंडर्स क्राइस्ट द रिडीमर विजिट करने के बारे में भी। और साथ साथ में मैं आपको सेफ्टी टिप्स भी देता रहूंगा जो आपको इस कंट्री में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रियो एक हैपनिंग सिटी है, खूबसूरत बीचेस, माउंटेन्स, नाइट लाइफ, लोकल फूड। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। और इस बार मैं हूं साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री ब्राजील की पॉपुलर सिटी रियो डी जेनेरो में। ये सिटी घर है सबसे बड़े अर्बन फॉरेस्ट का। इसके अलावा ये जगह जानी जाती है अपने सुंदर बीचेस और यहाँ मौजूद वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक विशाल स्टैचू क्राइस्ट द रिडीमर के लिए। मैं लास्ट टाइम रियो 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन के एक बहुत बड़े ग्रुप और अपने प्रोफेसर के साथ गया था। 13 साल के बाद अब मैं फिर से यहाँ जा रहा था क्योंकि मैंने यहाँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान किया था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, साओ पाउलो से एक अमेजिंग रोड ट्रिप करके मैं रियो आया था। इस ट्रिप में मेरे साथ 2 दोस्त पॉल और आंड्रेस भी थे। आंड्रेस का घर रियो में ही था। यहाँ फर्स्ट डे हमने आंड्रेस के घर ही स्टे किया था। नेक्स्ट डे हम एयरबीएनबी में शिफ्ट हो गए। कोपाकाबाना बीच। रियो में सबसे पहले हम कोपाकाबाना बीच गए। Alright guys, so now we are here in Copacabana Beach. ये फेमस है अपने 4 किलोमीटर की लंबी कर्व्ड बीच के लिए। यहाँ आपको कैफेज, बार्स, नाइट क्लब्स और रेस्टोरेंट लाइन से दिखने को मिलेंगे। हम यहाँ रात को गए थे। थोड़ी देर यहाँ एंजॉय करने के बाद हम चले गए यहीं पास में लापा डिस्ट्रिक्ट, जो रियो का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, क्योंकि यहाँ है सेलोरॉन स्टेयरकेस। इन स्टेयर्स को अतरंगी टाइल्स से रेनोवेट करने वाले आर्टिस्ट होर्हे सेलेरोन थे। इन स्टेयर्स में अराउंड 60 कंट्रीज की टाइल्स लगी हुई हैं और ये इतनी यूनिक है कि हर कोई यहाँ फोटोज क्लिक करना चाहेगा। यहाँ हमेशा भीड़ रहती है और ये एरिया यहाँ के बदनाम एरियाज में से भी एक है। प्रो टिप, यहाँ जाते हुए बस आपको इतनी कॉशन रखनी है कि आप यहाँ अकेले ना जाएं, अपने साथ किसी न किसी को जरूर लेकर जाएं। अब बारी थी पेड्रो डो सोल जाने की। ये वही जगह है जहाँ पर स्ट्रीट पार्टी के दौरान पॉल ने उन लड़कियों से दोस्ती की और अपने एयरबीएनबी पर पार्टी करने का इनविटेशन दिया। प्रो टिप, किसी भी कंडीशन में अनजान लोगों को अपने होटल या एयरबीएनबी ना बुलाएं, स्पेशली यहाँ ब्राजील में, और अपनी ड्रिंक अपने हाथों से ही बनाएं, वरना आपके साथ भी वही हो सकता है जो हमारे साथ हुआ। इस इंसिडेंट के बाद मेरा मूड खराब था, बट इसी से मैंने सबक लिया और अब बारी थी रियो को अच्छे से एक्सप्लोर करने की। तो हम निकल पड़े अपने पहले स्टॉप की तरफ। टिजुका नेशनल पार्क।
टिजुका नेशनल पार्क, ये पार्क अटलांटिक फॉरेस्ट बायोस्फीयर प्रिजर्व का हिस्सा है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन फॉरेस्ट माना जाता है। कल रात के इवेंट के बाद हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में भी थे, बट नेचर वो मेडिसिन है जो हर तरह की बीमारी का इलाज कर देती है। इसलिए मुझे बाकी सारी ऑप्शंस में से यहाँ जाना ही सही लगा। यहाँ आपके पास वाटरफॉल विजिट करने की ऑप्शन भी है। हमने यहाँ एक वाटरफॉल विजिट किया जिसका नाम ग्रुता वाटरफॉल है। यहाँ पहुँचने के लिए इस पार्क की एंट्री पर गार्ड हाउस से थोड़े पहले पचीकोलाव स्ट्रीट तक जाएं, फिर यहाँ से साइकिल या हमारी तरह पैदल भी जा सकते हैं। पर आगे एक पहाड़ी है जिस पर आपको लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक चढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। जब आप एंट्री करेंगे तो आपको एक वाटर स्ट्रीम दिखाई देगी। यहाँ रीजन्स के वाटरफॉल का पानी बहता है। यहीं हमें कुछ लोग मिले जो यहाँ रिलीजियस सेरेमनी कर रहे थे। सबसे बेस्ट बात मुझे इस पार्क की ये लगी कि यहाँ ट्रांसकारियोका ट्रेल मार्किंग्स हैं। ये पेड़ों पर बने हुए निशान हैं। इन्हें देखकर आपको ये पता चलता है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। ट्रीज पर लगे इन मार्क्स को फॉलो करते हुए हम पहुंच गए थे ग्रुता वाटरफॉल। ये बहुत बड़ा फॉल तो नहीं था, पर ये एक केव में है, इसलिए इसका नाम ग्रुता है। ग्रुता को इंग्लिश में केव कहते हैं। यहाँ रुककर हमने काफी देर नहाया, जिसकी वजह से मुझे काफी डिफरेंट और रिलैक्सिंग फील हुआ। इस वाटरफॉल के आसपास का सारा एरिया पूरी तरह से हरा भरा था। यहाँ से निकलने के बाद मुझे रास्ते में जैक फ्रूट देखने को मिले। हालांकि जैक फ्रूट यहाँ का नेटिव फ्रूट नहीं है, यहाँ इसे मिड 1800s में लाया गया था। इस पार्क के ट्रॉपिकल क्लाइमेट और फर्टाइल सॉइल में ये अच्छे से पनप पाया। इस छोटे से एडवेंचर के बाद बारी थी कुछ बड़ा करने की, जिसके लिए हम निकल पड़े अपनी अगली एक्टिविटी के लिए। इस एक्टिविटी को अनरेस के टेनेंट बेतो ने ऑर्गेनाइज किया था। उसने हमें अपने होम कम्युनिटी में भी इनवाइट किया था, जहां हमने स्विमिंग और सोना के मजे लिए। यहाँ मेरा टाइम बहुत अच्छे से बीता। कुछ रात पहले जो हुआ वो मेरे दिमाग में थोड़ी देर में फ्लैश कर रहा था, बट आज हम जो भी कर रहे हैं उससे मुझे बेटर फील हो रहा है। और शायद इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत भी है मुझे अभी। यहाँ से गाड़ी में बैठकर हम निकल गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, द पैराग्लाइडिंग। मैंने अपने वर्ल्ड ट्रैवलिंग के दौरान काफ़ी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राई किए हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, 1 किलोमीटर गहरी केव के ज़मीन के नीचे जाना, स्विट्जरलैंड में अमेजिंग पैराग्लाइडिंग करना। बट अगर सच बताऊं तो मुझे ऊंचाई से डर लगता है, और इसी के चलते मैं अब करने वाला था ये अमेजिंग एडवेंचर, द पैराग्लाइडिंग। मैं कोशिश कर रहा था कि खुद को शांत रखूं, पर मेरे माइंड में अजीब अजीब ख्याल आ रहे, पर मैं एक्साइटेड भी था। The moment is about to arrive. मैंने जैसे ही जंप किया मेरा बैलेंस बिगड़ गया, बट मेरे पायलट ने मुझे संभाल लिया और अब मैं आसमान की ऊंचाइयों में तैर रहा था। यहाँ ऊपर से जो रियो के व्यूज दिख रहे थे उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं था। जो शॉट्स मैं आज तक ड्रोन से लेता था वो सारे सीन्स मुझे लाइव अपनी आंखों से दिख रहे थे, जो अमेजिंग था। हवा में उड़ते हुए हम लैंड हुए बीच पर। यहाँ ये लैंडिंग काफी स्मूथ थी। अगले दिन सुबह होते ही हम निकल गए उस प्लेस के लिए जो 7 वंडर्स में से एक है, क्राइस्ट द रिडीमर। यहाँ ऊपर जाने के लिए आप अपनी कार से नहीं जा सकते। हमने ऊपर जाने के लिए बाइकर हायर किया। इस बाइक राइड से हम विजिटर सेंटर तक पहुंचे। इस अमेजिंग व्यू के बाद जैसे ही हमने कॉम्प्लेक्स में एंट्री करी, वहाँ हमें एक बहुत बड़ी गिफ्ट शॉप दिखी जहाँ आप सुवेनियर वगैरह ले सकते हैं, और वहीं काउंटर से हमने एंट्री टिकट ली। Alright, we've got the tickets to the Christ. हमें एक एलिवेटर तक ले जाया गया जिससे हम स्टैचू तक गए। वहाँ ऊपर ऊंचाई पर बने स्टैचू को सामने से देखकर मैं दंग रह गया। हालांकि धुंध काफी थी जिसकी वजह से स्टैचू क्लियरली विजिबल नहीं था, बट मुझे तो ऐसे भी अमेजिंग ही लग रहा था। क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू 1931 में कोर्वोकाडो पीक पर कंस्ट्रक्ट किया गया था। 98 फीट ऊंची ये स्टैचू सी लेवल से 2340 फीट है और फ्रेंच, पोलिश और ब्राजीलियन इंजीनियरिंग का बेहतरीन एग्जाम्पल है।
7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से ये वन ऑफ द लेटेस्ट वंडर्स है। एक्चुअली इस अमेजिंग पीस को बनाने के पीछे का रीजन ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रियो के कैथोलिक चर्च और वहाँ के लोग परेशान थे कि गवर्नमेंट ने कैथोलिक चर्चेस को स्टेट से बाहर कर दिया था। इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट रिलीजन से हट रहा था। ये लोग क्रिश्चियनिटी के नाम पर एक बड़ी स्टेटमेंट देना चाहते थे, इसलिए इस बड़े स्टैचू को बनाया गया और आगे चलकर इसने 7 वंडर्स में अपनी जगह बनाई। इस स्टैचू के आर्किटेक्ट हीटर ड सिल्वा कोस्टा ने इस स्टैचू के फेस को ईस्ट फेसिंग बनाया, जिस साइड से सनराइज होता है। उनका ऐसा मानना था कि ये स्टैचू वहाँ की पहली चीज होगी जिसे लोग अर्थ की डार्कनेस से उभरते हुए देखेंगे। सूरज सबसे पहले इसका स्वागत करेगा, पूरे दिन इस पर चमकता रहेगा और जब सनसेट होगा तब ये अलग तरह से ग्लो करेगा। पर जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें कहीं भी सूरज नहीं दिखाई दिया, पर चारों ओर बादल और धुंध दिखी और इसी वजह से हमें ये स्टैचू भी क्लियरली दिखाई नहीं दिया। हम वहाँ कुछ देर रुके और बादलों के हटने का इंतजार किया एंड ऑब्वियसली कुछ फोटोज भी क्लिक करवा ली। सो एक बुरी रात के बाद जैसे नया सवेरा हुआ मेरे लिए। टिजुका नेशनल पार्क से लेकर बैतो के होम कम्युनिटी में स्विमिंग तक, पैराग्लाइडिंग से लेकर दुनिया के 7 अजूबों में से एक क्राइस्ट द रिडीमर को देखने तक, सब कुछ करके बहुत अच्छा फील हुआ, स्पेशली रॉबरी के कुछ दिन बाद। और लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से शायद शूट भी अच्छे से नहीं हो पाया हो, पर मैंने अपनी कोशिश पूरी की आप तक बेस्ट कंटेंट लाने की। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रो टिप देना चाहूँगा कि यहाँ जब भी आएँ अपनी सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें और वो गलतियाँ बिल्कुल ना करें जो मैंने की थी। हमारी किस्मत अच्छी थी, सब कुछ लूटने के बाद भी हम जान से सही सलामत थे एंड ऑफ कोर्स जान है तो जहान है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आप मुझसे जुड़े रहें, क्योंकि मैं अपनी नेक्स्ट सीरीज में आपको साउथ अमेरिका की ही और भी कंट्रीज घुमाने वाला हूँ, जैसे कि अर्जेंटीना के अंदर ब्यूनस आयरेस, उशुआया और उरुग्वाई के अंदर मॉन्टेविडियो एंड कलोनिया और चिले के अंदर सैंटियागो एंड पुर्तो नतालेस। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।